हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। केसी की इक्वेशंस को हमने ड्राइव करा था और हमने देखा था कि केसी की इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे। केसी हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आज हम देखेंगे केसी के यूनिट्स को हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमारे पास कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। अब हमारे पास हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास वो रिएक्शन या फिर वो इक्वेशन हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में मौजूद हो। और इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास कब होगी, जब वो रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे। मींस फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास बराबर होगा रिवर्स रिएक्शंस के, तो वो रिएक्शन कंडीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस की कहलाती है। अब कुछ हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहली है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशंस में काम करता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या मुराद है, इक्विलिब्रियम कंडीशन से मुराद मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा बराबर होना चाहिए आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस के। इट मीन्स कि ये कंडीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगी। अगर ये कंडीशन है हमारे पास कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर है तो ही हमारे पास केसी होगा और तभी हम उसके यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास कि इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल्स पर डीएम क्यूब। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जब भी हमारे पास कोई भी कंसंट्रेशन होगी, हम कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करने के बाद हम उसको यूनिट्स में मोल्स पर डीएम क्यूब या फिर डायरेक्ट लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो ये बात आप याद रखना कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जब हम यूनिट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कंसंट्रेशंस जो हमारे पास मौजूद होंगी हम उनके यूनिट को मोल्स पर डीएम क्यूब में एक्सप्रेस करेंगे। थर्ड है हमारे पास कि केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंडीशन होगी वहाँ पर हमारे पास वो रिएक्शन आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर डिपेंड कभी भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन से मुराद यही होता है आपके पास कि वहाँ पर आर एफ बराबर हो जाता है आर आर के। इट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो अब प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशंस क्या होंगी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट होती है। केसी डिपेंडेंट कहाँ पर होती है, सिर्फ टेम्परेचर पे वेरी करती है। कि अगर इनकेस आपके पास इनिशियल बेसिस पे अगर टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस और आगे जाकर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे 227 से इंक्रीज होकर वो जा रहा है आपके पास 310 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, तो आपके पास केसी पे वो डिपेंडेंट होगा। तब केसी आपके पास इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। इट मीन्स टेम्परेचर जब भी वेरी करेगा केसी की वो वैल्यू वेरी करती है आपके पास। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है तो केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे पास ये कि केसी वेरीज विद टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केसी में भी लाजमन कोई ना कोई चेंज आएगा। लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर फाइनल रिएक्शन में हमारे पास केसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ जाए तो वो रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शंस कहलाते हैं। और अगर हमारे पास केसी से कम आ जाए और अगर केसी की वैल्यू हमारे पास 1 से कम आ जाए तो वो रिएक्शंस हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शंस कहलाते हैं। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं और वहाँ पर जब हम लोग को डायरेक्शंस को प्रेडिक्ट करना होता है तो तब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं। आगे जाकर मज़ीद कंडीशंस भी आएंगी जिसको हम लेटली डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास यूनिट्स कैलकुलेट करने की कुछ बेसिक कंडीशंस थी। वो बेसिक कंडीशंस यहाँ पर हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास एक इक्वेशन दी हुई है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है आप लोगों के पास और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आप लोगों को कैलकुलेट करना है इसका यूनिट। जैसे हम लोग लास्ट टाइम पढ़ के आए थे कि केसी का मतलब क्या होता था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता था। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। अब आप लोग गौर से देखें, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जब भी कंसंट्रेशंस के यूनिट आते हैं तब आप लोगों के पास ये प्लस का साइन हट जाएगा। और अगर इन केस यहाँ पर कोई पावर होती, जैसे बिलफर्स मैंने कहा था 2 है, 2 कहलाता है नंबर ऑफ मोल्स होता, अगर इन केस यहाँ पर मौजूद होता तो वो आपके पास पावर बन जाती थी हमेशा। अभी नहीं है तो हम हटा देते हैं इसको।
COH2O अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक कॉमन इक्वेशन है। ठीक है, ये CO2 है आपके पास। ये आप लोगों ने केसी की इक्वेशन बना ली जो कि आप लोग पढ़ते हुए ही आ रहे हो। अब आप लोगों ने क्या करना है कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जब आप लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे तो मोल्स पर डीएम क्यूब में एक्सप्रेस करेंगे। तो आप लोगों ने वही करें, यहाँ पे मोल्स पर डीएम क्यूब में इसको एक्सप्रेस करा। 4 अलग कंसंट्रेशंस हमें गिवन थी, हमने चारों कंसंट्रेशंस को उनके यूनिट्स में ही एक्सप्रेस कर दिया। 4 अलग अलग कंसंट्रेशन से हमने चारों कंसंट्रेशंस को उनके यूनिट्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब आप गौर से देखें, हमें कैंसिलेशन करनी है। 1 मोल पर डीएम क्यूब से 1 मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो गया, 1 मोल पर डीएम क्यूब से 1 मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, केसी का कोई भी यूनिट नहीं बना हमारे पास। तो ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि केसी का हमारे पास हमेशा यूनिट होगा। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशंस बिल्कुल सेम है, आपके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पर मौजूद है, तो आपके पास केसी के वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस आपस में कैंसिल आउट हो जाती है और केसी का कोई भी यूनिट वहाँ पर नहीं होता। अब चलते हैं हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ। हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन में देखा था कि केसी का हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं आया, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशंस आपस में कैंसिल आउट हो गई थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करिए तो हमारे पास अमोनिया गैस बन रही है। तो कुछ भी नहीं करेंगे, केसी का हमें पता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अब हम डायरेक्ट कंसंट्रेशंस लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जब भी हमारे पास कंसंट्रेशन के साथ कोई भी मोल होगा तो वो मोल क्या होगा, पावर बन जाएगी। ये पावर बन गई हमारे पास N2H2 3। अब हम क्या करेंगे, इनके यूनिट्स लिखेंगे। मोल पर डीएम क्यूब पावर 2, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। फर्दर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ पे देख लें आप लोग। अब देखिए, इसको कैंसिल आउट करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर 2 मोल्स पर डीएम क्यूब है, यहाँ पर 3 मोल्स पर डीएम क्यूब है और यहाँ 1 है, तो मतलब 4 हो गए। लेकिन अब हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर 2 मोल्स पर डीएम क्यूब है, यहाँ पर 3 मोल्स पर डीएम क्यूब है। हमने क्या करा कि इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पर 2 से। अब आप कहेंगे यहाँ पर 3 है, हमने 2 कैंसिल कर कर कितने बचे हमारे पास, 1 बचा यहाँ पर। ये 2 कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गए अब हमारे पास, मतलब ऊपर हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। फर्दर हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन, अब क्या हुआ, 1 मोल पर डीएम क्यूब मेरे पास ये बचा था और 1 मोल पर डीएम क्यूब मेरे पास ये बचा था। ये दोनों मोल्स पर डीएम क्यूब मेरे पास बचे थे, मैंने इनको आपस में वही, जब बेस सेम होगी तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। दोनों के पास पावर 1 थी। स्क्वायर खोल दिया मैंने, मोल 2 डीएम -6, और जब भी पावर ऊपर चली जाती है हमारे पास तो साइन चेंज हो जाते हैं। मोल -2 डीएम 6, ये था हमारे पास। हम इस तरीके से यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। लास्ट में मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पर रब कर रहा हूँ। अगर आप लोग अपने पास लिखना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा। लास्ट मेरे पास क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है। सेम हमारे पास वही होगा कि हम केसी की इक्वेशन लेंगे और केसी की इक्वेशन के बाद हमें पता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, हम डायरेक्ट कंसंट्रेशंस को लिख लेते हैं। पावर, नंबर ऑफ मोल से पावर बन गई। ऑक्सीजन, केसी मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कंप्लीटली कैंसिल हो गया। बचा गया आपके पास केसी इज इक्वल टू 1 अपॉन मोल्स पर डीएम क्यूब। क्या हुआ, मैंने आपको कहा था अगर आप लोग नॉर्मली लिखेंगे
तो आप लोगों के पास साइन चेंज हो जाएगा, मोल -1 dm³ आंसर। इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारे पास ऐसा कोई बोर्ड के पेपर्स में या फिर हमारे पास किसी भी पेपर्स में अलग से यूनिट्स निकालने को नहीं आते, बल्कि जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यूज़ के साथ साथ यूनिट्स भी कैलकुलेट करने होंगे, तो आप लोगों को वहाँ पर इजी होगा और ईजी स्टेप्स की मदद से हम यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस करा कि हम केसी के यूनिट्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हम लोगों के पास, इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो गई है जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट हुई ऑक्सीजन गैस के साथ और उसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना ली। इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे टेम्परेचर इन्होंने हमें बता दिया 230 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर का कोई रोल है नहीं। अगर टेम्परेचर वेरी करता है यहाँ पर 230 डिग्री सेल्सियस के बाद यहाँ पे 320 हो जाता, चेंज होता, तो हमारे पास केसी में भी वेरिएशंस आती, लेकिन अभी किसी भी किस्म की कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी। इन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे कंसंट्रेशन जो दी हुई है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की 0.0542, ऑक्सीजन की 0.127 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हमारे पास 15.5 मोल्स पर dm³ गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले हमें डाटा बनाना है। डाटा में हमारे पास सबसे पहली चीज़ हम वही यूनिट्स लिखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है हमारे पास 0.0542 मोल्स पर dm³। फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ये रही हमारे पास 0.127 मोल्स पर dm³। लास्ट है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में हमारे पास है 15.5 मोल्स पर dm³। हमें क्या कैलकुलेट करना है, केसी की इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है। हम यहाँ पे केसी की इक्वेशंस को कैलकुलेट कर लेंगे। अब है हमारे पास सॉल्यूशन में बहुत आसान काम है हमारे पास। हमने पहले ही पढ़ा था कि हम लिखेंगे केसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, केसी की इक्वेशन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ा था कि केसी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है हमारे पास केसी का फॉर्मूला। हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बना लेते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। बहुत आसान है। ये आपके पास प्रोडक्ट है और ये नंबर ऑफ मोल्स है जो कि पावर में चले जाएंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसके साथ भी नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि हमारे पास पावर बन जाएगी ऑक्सीजन। फिर अब हम केसी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है, 15.5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर से देखिएगा, हम यहाँ पे नंबर्स को भी कैलकुलेट करेंगे और वैल्यूज़ के साथ साथ हम लोग यहाँ पर इनके यूनिट्स को भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए 15.5 मोल्स पर dm³ स्क्वायर। फिर हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 0.0542 मोल्स पर dm³ स्क्वायर डॉट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.127 मोल्स पर dm³। यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर 15.5 का स्क्वायर होगा, 0.0542 का भी स्क्वायर होगा और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम यूनिट्स देखते हैं। यहाँ पर गौर से देखें, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मीन्स इनके यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो गए। सिर्फ हमारे पास एक ये बचा। आप पहले एक काम करें, वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें कि 15.5 का आप लोग क्या करें, स्क्वायर ले लें। इसके बाद आप लोग 0.0542 का स्क्वायर लें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और फाइनल में
डिवाइड करके आप लोगों के पास फाइनल आंसर आएगा 6.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है आप लोगों के पास -5। ठीक है, ये आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से आप लोगों को करना है, जो कि बड़ी आसानी से आप लोगों से हो जाएगा कि पहले आप लोगों को 15.5 का स्क्वायर करना है, फिर आप लोगों को 0.0542 का स्क्वायर करना है, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ डिवाइड करवाना है। ये आप लोग कैलकुलेटर की मदद से बड़ी आसानी से कर लेंगे। यूनिट्स कैसे करने के, यूनिट्स देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, मीन्स इन दोनों के यूनिट्स आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन इसका यूनिट हमारे पास कैंसिल नहीं हुआ था अभी, ये हमारे पास बचा था 1 मोल्स पर डीएम क्यूब, ये हमारे पास बचा था। जब मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये क्या हो जाएगा, पावर इस तरफ चली जाएगी, तो यूनिट हमारे पास ये बन गया इसका, और ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, डाटा बनाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन आयरन आयन एंड क्लोराइड आयन एज। ठीक है, आयरन आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान एक रिएक्शन है आप लोगों के पास, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस अचीव हो गई हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन से हमें ये बातें पता चल जाती हैं, और सवाल में भी हमें ये बात पता होगी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमारे पास अचीव हो गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये लोग हमें कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब भी आपके पास कंसंट्रेशन जो मेजर हुई है वो आयरन की 0.2 मोल्स पर डीएम क्यूब है, क्लोरीन की आप लोगों के पास 0.28 मोल्स पर डीएम क्यूब है, और आयरन क्लोराइड की 0.94 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर डीएम क्यूब है। केसी को कैलकुलेट करना है आप लोगों को यहाँ पर, तो बहुत आसान है यहाँ पर कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा, कंसंट्रेशंस लिखी। कंसंट्रेशन क्या आप लोगों के पास 0.2 मोल्स पर डीएम क्यूब, फिर आप लोगों के पास है क्लोरीन की कंसंट्रेशन जो कि 0.28 मोल्स पर डीएम क्यूब, और लास्ट है आप लोगों के पास आयरन क्लोराइड की जो कि है आप लोगों के पास 0.95 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये तीन है। क्या कैलकुलेट करना है आप लोगों को, यहाँ पर केसी की इक्वेशंस को कैलकुलेट करनी है। कुछ नहीं करा, सॉल्यूशंस की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारे पास है केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या है, इसके बाद आप लोग इसके इक्वेशन को लिखें। प्रोडक्ट ये रहा आप लोगों के पास, और रिएक्टेंट आप लोगों के पास ये रहा Fe+3 क्लोरीन माइनस एंड नंबर ऑफ मोल्स ये रहे, जो कि पावर बन जाएगी आप लोगों के पास। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं इसका मजीद कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग पहले ही स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, हमने यहाँ पर केसी की इक्वेशन बना दी। केसी की इक्वेशन बनाने के बाद केसी की वैल्यूज लिखेंगे। आयरन क्लोराइड की वैल्यू हमारे पास 0.95 इंटू 10⁻⁻4, फिर है हमारे पास, साथ ही साथ आप लोग इसके यूनिट्स भी लिख दिएगा, मोल्स पर डीएम क्यूब। फिर आप लोगों के पास आयरन है आपके पास 0.2 मोल्स पर डीएम क्यूब, और लास्ट आप लोगों के पास क्लोरीन 0.28 मोल्स पर डीएम क्यूब, और पावर क्या हो जाएगी, 4 पावर होगी इसकी आप लोगों के पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 4 था, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 4 थे इसके। अब ये आप लोगों ने कर लिया, बहुत आसान है आप लोगों के पास। पहले 0.28 की पावर 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा, और नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ डिवाइड करिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स से आप लोग बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनल आंसर मैं आप लोगों के पास लिखता हूँ इसका, जो आता है आप लोगों के पास 0.0772। ठीक है, ये आंसर आप लोगों के पास आता है। अभी हम यूनिट्स को डिस्कस करते हैं, पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। 0.0772 आप लोगों के पास आंसर आएगा, लेकिन आप लोगों ने एक रूल पढ़ा है फिजिक्स मैथमेटिक्स वगैरह में, क्या हमारे पास आंसर हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 7 है।
कितने डेसिमल हम लोगों ने प्लेस करा, 2 डेसिमल प्लेस करा था आगे, इसलिए 10⁻⁻² हो जाएगी। अब यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो यूनिट्स में क्या है कि ये मोल्स पर डीएम क्यूब इस मोल्स पर डीएम क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1/, मोल्स पर डीएम क्यूब पावर 4। आप क्या करें, इस पावर को मल्टीप्लाई करवा दें, मोल 4 DM-12। जब ये आपके पास ऊपर चली जाएगी तो क्या बन गया, मोल -4 DM-12। तो आप लोगों के पास आंसर क्या हो गया केसी का, 7.72 × 10⁻⁻² मोल -4 DM-12। ये आप लोगों के पास इस इक्वेशन का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल्स का। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्शंस को, कि अगर हमारे पास केसी की वैल्यूज़ गिवन हो तो डायरेक्शन हम प्रेडिक्ट किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम रिएक्शन क्वेश्चन को निकालेंगे, और वो इंशाल्लाह हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।